नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस के पार्ट सेकंड वीडियो लेके, है ना। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाली हैं ये सेशन भी। तो हम शुरू करने वाले हैं जहां से हमने छोड़े थे वहीं से। हमने सेस्मोग्राफी के बारे में बात करे थे। सेस्मोग्राफ जो होती हैं ये अर्थक्वेक को मेज़र करती हैं और सेस्मोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम बोलते हैं सेस्मोग्राफी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेंचुरीमीटर। ये वेंचुरीमीटर जो है ना, ये क्लास 11th एंड 12th में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आती हैं। अगर आप फिजिक्स से हो, फिजिक्स आपने पढ़े रखे हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगी ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स जो होती है ये वेंचुरीमीटर होती हैं। और ये कौन से थ्योरम से निकलती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो यहीं से याद रख लो वेंचुरीमीटर। वेंट है ना, वेंट से ही तो फ्लो होती है लिक्विड। अगर वेंट नहीं है तो कहाँ से फ्लो होगी? वेंट यूरिन, यूरिन से आप याद रख सकते हैं ना, वेंट यूरिन और मीटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। जो ट्रीज एंड वेजिटेबल्स को आप कल्टीवेट करते हो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको हम आर्बोरिकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, आर्बोरी, बोड़ी की सब्जी आपने खाए होंगे, है ना। हमारा बोरी कल्चर, आर मतलब हमारा, है ना, हमारा बोरी का कल्चर, आर बोरी कल्चर। बोरी एक सिंबी की तरह होती हैं, एक पल्स होती हैं, वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं खाने में। आप कभी टेस्ट करके देखना, है ना। तो यहाँ से आपको याद हो गया कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़ एंड वेजिटेबल्स। सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं, ट्रीज़ को भी हम कल्टीवेट करते हैं और वेजिटेबल्स को भी करते हैं, और उस कल्टीवेशन को हम बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो इट मेजर्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल करती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करके ही हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर करते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की और भी ज़रूरी है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? ये प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है ना, वो भी ये मेज़र करती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बहुत सारा मल्टीपल कामों में ये आती हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्चुअली ये लाइट सेंसिंग, ये लाइट के रिलेटिंग काम करती हैं। लाइट जब पास होती हैं तो ये वो मेज़र करती हैं कि कितना लाइट पास ऑन हो रही है एक ट्रांसपेरेंट सी छोटी सी ट्यूब से, और कितना लाइट वहीं पे एब्जर्व हो रही है। तो यहीं से वो बता देती है कि वो सैंपल आप रख रहे हो, वो लिक्विड सैंपल कितना थिक है। वो सैंपल जितना थिक है उतना ही कम लाइट पास होएगी ना। तो ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होती है, वो जो सैंपल है, वो जो लिक्विड है, वो टर्बिड हो जाती हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टर्बिडिटी पर काम करती हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं यूडियोमीटर। ये एडियो नहीं है, ये यूडियोमीटर है। तो इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो यूडियोमीटर क्या करती है? देखो, यू का मतलब क्या होती है? यू बैक्टीरिया सुना होगा आपने, यूडियोमीटर आ गया। यू का मतलब होती है ट्रू, है ना। यू का मतलब होता है ट्रू डियोमीटर। अब देखो डियो क्या करती है? डियो से क्या निकलती है? गैस निकलती है कि नहीं निकलती है मेरे भाई? बिल्कुल निकलती है। डियो आप कभी जला के देखना और फिर उस पर फूंक मारना या फिर उसको बुझा देना, तब वहाँ से धुआं बहुत ही ज़्यादा निकलती है, वो विजिबल होती है। लेकिन जब दिया जलती है तब भी गैसेस निकल रही होती है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो यूडियोमीटर, इट मेजर्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, अब पायरोमीटर की बात करें तो इट मेजर्स टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनियस बॉडीज़। यहीं से पायरिया, आपको पता होगा पायरिया एक डिजीज़ है जो गम से, आपकी दांत की जो गम्स है ना, वहाँ से ब्लड निकलती है। तो पायरोमीटर है ना, तो आपकी दांत में क्या होती है? चमक होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन ये उस काम को करती है नहीं। लेकिन आप बस इतना याद रख लेना, आपके दांत जो है उसमें चमक है लेकिन वो ल्यूमिनस है नहीं। लेकिन आप अभी के लिए, चलो वो नेमोनिक छोड़ो, आपको उस नेमोनिक से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होएगी, उसको भूल जाओ, है ना। पायरोमीटर बस ऐसे ही याद रख लो आप। इट मेजर्स टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज़। जो यहाँ से आप स्टार देखते हो वो डिस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में है, और उसमें क्या है? ल्यूमिनसिटी है, वो ल्यूमिनस हो रहे हैं, वो ज़्यादा चमक रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? वो चमक रहे हैं। तो उसका वो टेम्परेचर यहीं से मेज़र कर सकते हैं। आप थोड़ी ना स्टार की टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आप थर्मोमीटर लेके स्टार में चले जाओगे। तो सन का टेम्परेचर कैसे मेज़र हुआ? सन का टेम्परेचर क्या थर्मोमीटर लेके साइंटिस्ट घाम के सरफेस में जाके मेज़र करके आए हैं? कोर का टेम्परेचर भी बता रखे हैं। क्या रोबोट भेजे थे क्या थर्मोमीटर लेके? हैं भाई, थर्मोमीटर तो वैसे ही वहाँ पे क्या हो जाएंगी, मोल्टन फॉर्म में चला जाएगा, है ना।
तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पायरोमीटर क्या काम करती हैं, ये टेम्परेचर को मेज़र करती हैं किस चीज़ की, ल्यूमिनस बॉडीज़ का, ठीक है। जो डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज़ है उसको पायरोमीटर से हम मेज़र करते हैं उसका टेम्परेचर। एपीग्राफी क्या है, एपीग्राफी मेरे भाई, ये एपीग्राफी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, आपने देखे होंगे इंस्क्रिप्शन, हिस्ट्री में हम बहुत ही ज़्यादा इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंस्क्रिप्शंस आते रहते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस का स्टडी को हम बोलते हैं एपीग्राफी, ठीक है। अब लक्स मीटर, आपको ये लक्स वाली हम निमोनिक के साथ याद करवा देते हैं। आपने लक्स साबुन तो सुनी होगी, जब आप लक्स साबुन लगाते हो तो आपकी शरीर में से चमक आती है। ऐसा कौन बोलती हैं, ऐसा करीना कपूर जी बोलती हैं, करीना या कटरीना, हाँ करीना कपूर जी एडवर्टीजमेंट में बोलती हैं, है ना। सुंदर त्वचा नहीं, त्वचा या कुछ जो कहते हैं स्किन की, है ना, उसके चमक के लिए आप लगाइए लक्स, ऐसे करके वो बोलती हैं, लक्स का साबुन से नहाइए, है ना। तो लक्स मीटर इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहीं से आप याद रख लो, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करती है, क्या करती हैं, लक्स मीटर, ठीक है। अब मिरमिकोलॉजी, यहाँ से आप याद रखो, ये एक स्टडी ऑफ एंट है। जो आपके एंट्स होते हैं ना, एंट्स जो चिट्टी होती हैं, चिट्टी के स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आप मिरमिकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। चिट्टी का स्टडी को हम बोलते हैं मिरमिकोलॉजी, ठीक है। वो मिरमिरे टाइप के होते हैं कि नहीं होते हैं चिट्टी, बिल्कुल होते हैं। उनके अंडे और चिट्टी को एक साथ रख के देखो, बहुत ही आपकी आंख तिरमिर हो जाएंगी, है ना, मिरमिरे टाइप की हो जाएंगी। तो मिरमिकोलॉजी स्टडी ऑफ एंट्स। एनीमोमीटर की बात करें तो ये स्टडी ऑफ विंड है। ये आपकी जो विंड है इसको स्टडी करने के लिए हम एनीमोमीटर यूज़ करते हैं। हमने पहले पढ़े थे स्टडी ऑफ प्रेशर। स्टडी ऑफ प्रेशर किस चीज़ से करते थे, हम बैरोमीटर से करते थे, ठीक है। और वो बैरोमीटर किस टाइप के थे, ए से आता था। वो अनिरुद्ध नहीं था, वो अनिरुद्ध भी नहीं था वो, लेकिन आप याद रख सकते, अनिरुद्ध बैरोमीटर एक निमोनिक बन जाएगी, है ना, हम भी भूल गए। वैसे उसका नाम है एनीरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। एनीरॉइड बैरोमीटर आपका प्रेशर को स्टडी करते हैं, और एनीमोमीटर आपका विंड को स्टडी करते हैं। एनिमो अगर वर्ड लगा हुआ है तो ये विंड के रिगार्डिंग है, ठीक है। एनिमोफिली ये एक पॉलिनेशन का पार्ट है, एनिमोफिली, ठीक है। ये जहाँ पे बैट से क्या होती है, बैट से पॉलिनेशन करते हैं प्लांट में, ये हम बायोलॉजी में देखेंगे। अभी मत्था खपची मत करो इस पे ज़्यादा। नेम मेस्ट्रॉन वाज चेंज टू मिसोन बाय, ये किन्होंने किया था मेरे भाई, अब मेस्ट्रॉन नाम है, इसको चेंज किया सरेआम मेसोन पे। ये कौन कर सकता है, बाबा लोग ही कर सकते हैं। तो यहीं से आप याद रख लो, हमारे देश के महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा साहब ने ये मिस्ट्रॉन जो था, मिस्ट्रॉन को इन्होंने नाम चेंज करके मिसोन बना दिया, ठीक है। और ओरोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ माउंटेन्स है। देखो ओरोलॉजी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको अगर लगे तो ओरल की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, ओरल जो मुंह से रिलेटेड है, ओरल, है ना, ओरल और लॉजी। ओरलॉजी, अब माउंटेन में क्या होती हैं, आइस होती हैं, स्नो होती हैं। आइसक्रीम कभी खाए हो आप, आइसक्रीम कैसे खाओगे, ओरली ही तो खाओगे, ओरली नहीं खाओगे तो कहाँ से खाओगे, स्किन से खाओगे क्या। अब थोड़ी ना अर्थवर्म हो, अर्थवर्म तो स्किन से भी वैसे एयर लेते हैं, है ना, स्किन से भी कोई डिफ्यूजन से एमीबा वगैरह खा सकते हैं। आप तो एमीबा ना हो, ना ही आप अर्थवर्म हो, तो आपको तो मुंह से ही खाना पड़ेगा। तो आप आइसक्रीम कहाँ से खा रहे हो, ओरली खा रहे हो, है ना। तो ओरोलॉजी जब आपको दिखने को मिला तो आपको याद रख लेनी है आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम लिंक होके आएगी कहाँ पे, माउंटेन्स पे, ठीक है। स्टडी ऑफ माउंटेन्स को हम बोलते हैं ओरोलॉजी। अब सेक्सटेंट की बात करें तो ये वो नहीं है सेक्सटेंट, है ना, जो आमतौर पे लोग सोचते हैं। ये है डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये लैटिट्यूड को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। ये नाम सुनने में कुछ और है ना, सेक्सटेंट, ये लगती है रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, लेकिन है नहीं। ये किसी की है, ना तो एनिमल्स, ना ह्यूमंस, ना इंसेक्ट, ना कोई प्लांट्स, किसी के रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं है। ये लैटिट्यूड को डिटरमाइन करने वाली डिवाइस है सेक्सटेंट। और ये डबली रिफ्लेक्टिंग, ये याद रख लेनी है आपको, डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्सटेंट किस टाइप की इंस्ट्रूमेंट है, नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑब्वियसली लैटिट्यूड डिटरमाइन कर रही हैं, तो किसी एक प्लेस को डिटरमाइन कर रही हैं, तभी तो हम इसको एज ए नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो सेक्सटेंट क्या है, ये एक डबली रिफ्लेक्टिंग, ये जो रिफ्रैक्टिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग है, मिरर लगा हुआ है इसमें, तभी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। अब
स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ की बात करें तो यहाँ पे किस चीज़ की गंध आ रही है, हेलियो मतलब सन है ना, सन की गंध तो यहीं से आ रही है, ग्राफ मतलब मेजरमेंट की गंध भी आ रही है। किस चीज़ को मेजर करती हैं या क्या करती हैं, ये फोटोग्राफ लेती है, किस चीज़ का, सन का लेती हैं। सन का फोटोग्राफ क्यों लेती हैं मेरे भाई, थोड़ी ना मज़े करने के लिए लेते हैं सन के फोटोग्राफ, थोड़ी ना आपके रूम में सजाने के लिए सन के फोटोग्राफ लेते हैं। साइंटिस्ट्स स्टडी करने के लिए लेते हैं है ना, मेज़र करने के लिए लेते हैं, फिर उसमें से बहुत खतरनाक काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे है ना, थोड़ी ना ऐसे मज़े में फ़ोटोग्राफ लिया और ऐसे देखते रहे टुकुर टुकुर बैठ के, खतरनाक काम होनी है फ़ोटोग्राफ लेने के बाद। तो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो सन को फोटोग्राफ करती है। ठीक, अब म्यूजियोलॉजी क्या है, म्यूजियोलॉजी है, आपने देखे होंगे म्यूज़ियम में क्या होते हैं, जो हिस्टोरियंस के पुराने दस्तावेज हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, जो राजा महाराजा ने यूज़ करे हुए तलवार है, या फिर पुराने जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के जो हड्डियां हैं, या फिर एनिमल्स के ही जो फॉसिल्स हैं, और हमारे पूरे जो पूर्वज जो महान साइंटिस्ट थे या फिर हिमालयन क्लाइंबर्स थे, उन्होंने जो यूज़ किया हुआ सामान था, उन्होंने हिमालय से लेके आया हुआ एक मरा हुआ पंछी ही क्यों ना हो, वो सब हम कहाँ पे रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं। तो म्यूज़ियम क्या हो गई, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, ये कोई दिखाने के लिए नहीं है लेकिन प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम इज़ नॉट फॉर शोइंग के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये प्रिजर्व करने के लिए रखे हुए हैं। एक्चुअल में हम उसमें घूमने जाते हैं, हम देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो रखते हैं दिखाने के लिए नहीं, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को हम बोलते हैं म्यूजियोलॉजी। अब एग्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ से एग्रीकल्चर की गंध आ रही है, एग्रोनॉमी है ना, इट इज़ द एक्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप प्लांट्स। और ये क्या है एग्रोनॉमी, ये एक क्रॉप प्लांट्स को रेज करने की, उभारने की है ना, उसको बड़ा करने की एक एक्ट को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, और हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे एग्रोनॉमी के साथ मिलता जुलता आर बॉडी कल्चर है ना, आपको बॉडी खानी है तो आपको ये वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करनी पड़ेगी और ट्रीज़ भी कल्टीवेट करनी पड़ेगी। सिर्फ वेजिटेबल, सिर्फ बॉडी ही कल्टीवेट करोगे तो बॉडी आपको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी किस टाइप की प्लांट है, एक क्लाइंबर प्लांट है, इसके लिए रूफ की, ट्री की भी ज़रूरत होती है, पेड़ की भी ज़रूरत होती है, तो बिना पेड़ के बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स को हम बोलते हैं आर बॉडी कल्चर। ठीक है, तो हम कर चुके हैं अभी एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स एग्रोनॉमी पे। अब हम बात करते हैं विंड वेलोसिटी इज़ मेजर्ड बाय ब्यूफोर्ट स्केल। अच्छा चलो, ये तो हमारे लिए भी नया वाला चीज़ है। विंड वेलोसिटी किस चीज़ से मेज़र करते हो आप, ब्यूफोर्ट स्केल से याद मेज़र करते हो। ठीक है, और विंड की स्टडी किस चीज़ से करते हो, एनीमोमीटर से करते हो। और विंड की वेलोसिटी आप किस चीज़ से मेज़र करते हो, ब्यूफोर्ट से, ब्यूफोर्ट स्केल से मेज़र करते हो। देखो ब्यू का मतलब क्या होती है, सीड होती है ना, सीड। फोर्ट का मतलब क्या होती है, किसी एक किला, सीड और किला है ना, जहाँ पे किला है वहाँ पे सीड है। ये सीड को क्या कर रही हैं, विंड की वेलोसिटी किला से उड़ा रही हैं, क्या उड़ा रही हैं, सीड को उड़ा रही हैं। ठीक है, तो यहीं से आप याद रख सकते हो विंड वेलोसिटी। विंड अगर ज़्यादा विंड की वेलोसिटी है तो किला से क्या करती हैं, किला में जो वहाँ की आंटियाँ ने, वहाँ की जो लेडीज़ ने, वहाँ की जो काम करने वाली कोई भी मैनेजर ने है ना, कोई भी सीड अपने छत में रखे हुए थे, अपने छत में, अपने टेरेस में रखे हुए थे, हाई वेलोसिटी विंड ने उसको उड़ा दिया है ना। कहाँ से उड़ा दिया, फोर्ट से उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया, सीड उड़ा दिया, जिसको हम बोलते हैं ब्यू है ना, ब्यू फोर्ट स्केल। तो ये विंड वेलोसिटी मेज़र करने वाली एक स्केल है। ठीक, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। और अगर पूछे कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, तो भी उत्तर आपका पैलियोंटोलॉजी ही होगी, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कब करोगे, जब वो फॉसिल बनेंगी। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थोड़ी ना आपको एनिमल के रूप में ही मिलेंगे, हज़ारों साल पुराने हैं, वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, डिकम्पोज हो चुके होते हैं, इनफैक्ट उनकी हड्डियाँ भी सड़ रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें वेदरिंग वगैरह हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड सब्सटेंस था, ड्यूरेबल सब्सटेंस था, तो इसीलिए उसका रिमेंस अभी तक बचा हुआ है, तो उसको स्टडी करने को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी किस चीज़ से मेज़र होती है, ह्यूमिडिटी आपका हाइग्रोमीटर से यूज़ होती है। ठीक है, मेज़र होती है हाइग्रोमीटर से, उसको हम बोलते हैं साइक्रोमीटर। ठीक है, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, दो जो मर्जी बोलो, इन दोनों में से वो क्या करती हैं, आपका नहीं, एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी मेज़र करती हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये ह्यूमिडिटी से रिलेटेड
कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोमीटर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। हाइड्रोमीटर नाम ही तो लग रही है पानी, लेकिन ये है नहीं ह्यूमिडिटी मेजर करने वाला। ह्यूमिडिटी मेजर करने वाला है हाइड्रो नहीं, लेकिन हाइग्रोमीटर, क्योंकि ये वाटर है नहीं ना ह्यूमिडिटी, ये पानी है, गैस का क्या है, मिक्सचर है, गैस भी बोल सकते हो, और पानी का जो इवापोरेटेड फॉर्म गैस है। तो हाइड्रो नहीं लेकिन हाइग्रो, ठीक है। हाइग्रो जी से गैस, यहाँ से याद रख लो आप। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर। और साइक्रोमीटर, देखो साइको होते हैं कि नहीं होते हैं, जब भी ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है तो आप भी साइको बन जाओगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, धुंधला ही धुंधला, आप कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा फगी वेदर लगे हुए हैं, तो साइको तो बनना ही है ना। तो साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये वायरस के रिगार्डिंग है ना। ये वायरस जो भी एंटिटी है, वायरस कोई सेल नहीं है, वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये असेलुलर एंटिटी है। और इसको डिस्कवर किया था टेरिम एंड बेल्टीमोर। ये बेल्टीमोर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये बेल्टीमोर साहब ने वायरस को क्लासीफाई भी करे थे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है डीएनए की, जो कॉपिंग की प्रोसेस है। ये यूजुअली रेट्रोवायरस में होती है। रेट्रोवायरस एचआईवी टाइप के वायरस को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, टेरिम एंड बेल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। कौन करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये रेट्रोवायरस करते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय टेरिम एंड बेल्टीमोर। अब क्रोनोमीटर की बात करें तो ये क्रोनोलॉजिकल, देखो मेरे भाई, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मिल रही है कि नहीं है, बिल्कुल मिल रही है। क्रोनोमीटर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आप इसको याद रखोगे। पहले कौन आया, दादाजी आए। दादाजी का नाम क्या था, जॉन था, ठीक है। फिर जॉन था, फिर जॉन कि जो बेटा जी आया, बेटा जी कौन था, बेटा जी था हरी, है। ये अंग्रेजी हो के हिंदुस्तानी नाम रख दिया आपने बेटे का, है ना, हैरी। फिर इसका जो बेटा था वो क्या हुआ, वो ना तो अंग्रेजी हुआ ना ही हिंदुस्तानी हुआ, फिर वो एक सिंपल एक अंग्रेजी और हिंदुस्तानी का मिक्सचर हुआ। और उसको हम यहाँ पे ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे सन बोल रहे हैं, ठीक है। सन, SON, सन यानी कि बेटा, है ना। दादाजी कौन थे, जॉन थे। फिर बेटा जी कौन थे, फिर हैरिसन थे। फिर पोताजी कौन थे, सन थे, ठीक है। एक बेटा था, है ना, जॉन हैरिसन, बस इतना याद रख लो, जॉन हैरिसन। तो क्रोनोमीटर दूसरा तरीका से भी आप याद रख सकते हो। कोई भी काम आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, क्रोनो सुनते ही आपका दिमाग क्या हुआ, अस्त व्यस्त हो गया। फिर आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करने का मन हुआ, फिर आपने बहुत ही हरी में किया, तो फिर आप याद रख लो हैरिसन, है ना, जॉन हैरिसन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक खाने वाली चीज़ है, ये एक दवाई है ना, ये एंटीबायोटिक है। तो इसको किसने डिस्कवर किया, ये वक्समैन ने डिस्कवर किया। इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो, हम इस लेक्चर का खासियत यही है कि हम आपको सारा कुछ इनकलकेट कर देंगे मेरे यार। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक दवाई है, एंटीबायोटिक है। जब भी आप बीमार हो, जब भी आपके पास बहुत ही तगड़ा बुखार चल रही है आपके शरीर में, तो आप सो रहे हो, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन खाने के बाद आप क्या कर पा रहे हो, आप वर्क कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, है ना। आप क्या बन गए, एक वॉकी टॉकी मैन बन गए, आप चल पा रहे हो, एक वॉकर मैन बन गए, है ना। पहले आप लेटर मैन थे, लेटर मैन मतलब आप लेटे हुए थे, है ना। तो पहले आप स्लीपी मैन थे, अभी आप बन गए वक्स मैन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ने ही ये हाल किया आपका, आपको इतना मदद किया, इतना उठाया और आपको चलने की शक्ति दी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, वक्स मैन, ठीक। तो इम्यूनाइजेशन की बात करें तो ये किसने डिस्कवर किया था, ये लुई पास्टर साहब ने डिस्कवर किया था। इम्यूनाइजेशन ये कौन सी चीज़ है मेरे भाई, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों सुनने में तो सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है, ठीक। इम्यूनाइजेशन कौन सी चीज़ है, अब आप बताओ। ये हम बायोलॉजी वाले क्लासेस में भी बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे, लेकिन अब इस वाले में आप बस इतना याद रख लो, ये लुई पास्टर ने डिस्कवर किया था इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन कैसे होती है, जैसे मान लो इन्होंने रेबिस की वैक्सीन भी डिस्कवर करी थी पास्टर साहब ने। तो अगर मान लो आपको ना रेबिस किसी एक कुत्ता ने काट लिया, कुत्ते में रेबिस थी या नहीं थी वो आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा डाउट है कि उस कुत्ते में रेबिस थी, ठीक है। तो रेबिस का ना इंसानों के पास कोई दवाई है नहीं, वो इंसानों को मौत की नींद सुला देगी। आपको अगर किसी कुत्ता ने काटा तो आपको बहुत ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है, आपको बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन्स लगवाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको
जो पहले से ही बनी हुई एक जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो इम्यूनोग्लोबिन्स आपको लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? नाभि से लगा सकते हैं, है ना, जहाँ पे आप का बाइट है वहाँ से भी लगा सकते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो लगाने के बाद इम्यूनिटी आपका एक्टिव हो जाती है। पहले से ही इम्यूनिटी में जो आपका जो सेल्स हैं जो आपके रेबीज वायरस के साथ लड़ेंगे वो आप डाल रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता नहीं है कि वो कुत्ते में रेबीज थी या नहीं, लेकिन आप फ्यूचर में सिक्योर होना चाहते हो, सेफ होना चाहते हो, कोई भी कुत्ता आपको काटे, आप एक स्वस्थ रहो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। वैक्सीनेशन कैसे होती है? वहाँ पे ना आपको कोई इम्यूनोग्लोबिन नहीं देते वैक्सीनेशन में। जो वैक्सीनेशन वाले इंजेक्शन लगाती है ना नर्सेस, आप याद रखना उसके हाथ में वायरस है, वो आपको रेबीज वायरस सीधे सीधे इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन वो वायरस एटीन्यूएटेड होते हैं, यानी कि वीक बनाए हुआ वायरस होते हैं, और कोई केस में तो वायरस को मार भी दिया जाता है अगर ख़तरनाक वायरस है तो। और वो वायरस जब आपके अंदर जाएगी तो क्या करेगी? आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ओ हमारी बॉडी में तो रेबीज आ चुका है, तो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होएगी। फिर वो क्या करेगी? वो आपकी जो वायरस है उसके खिलाफ एक लड़ने वाली मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो वायरस डला गया था ना, वो वायरस तो था ही वीक, तो आपको क्या बिगाड़ेगा? जस्ट इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज ही हुआ है, उसको लगा कि वायरस आ गया, लेकिन वायरस तो था बेकार, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। और जब एक्चुअल में रेबिस की वायरस जाएगी आपके शरीर के अंदर, तो पहले से ही जो आपके एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी ना, वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को मारने में सक्षम होती है। तो वैक्सीन इस तरह से काम करती है। ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे इसमें, बस इतना याद रख लो, इम्यूनाइजेशन डिस्कवर किया था पास्टर साहब ने। अब लिंकेज की बात करें तो लिंकेज ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है, ये हमको कभी समझ में नहीं आया मेरे यार। कॉलेज पढ़े 3 साल, हम समझने की कोशिश करें 5-6 बार, लेकिन हमको कभी समझ में आया ही नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। हमको ये देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है, तो हमने कोई निमोनिक्स पे नहीं ढूंढे इसका, है ना। तो लिंकेज बैटसन एंड रेगिनाल्ड पुनित, है ना। पुनित तो एक इंडियन नेम है ना, तो यहीं से आप याद रख सकते हो पुन और नेट, है ना, पुननेट। लिंकेज, किसी चीज़ को जब आप लिंक करना चाहोगे दो चीज़ को, तो आप क्या करोगे? नेट की यूज़ करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल यूज़ करोगे। तो यहाँ से याद रख लो, पुनेट और बैटसन ये लिंकेज का डिस्कवरर्स हैं। अब गैस इंजन की बात करें तो ये डैम्बलर साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो रिलीजियसली, तो आपको एक सर को फॉलो करना है इंग्लिश के लिए, उनका नाम है एस.के. डाइम्बीवाल, ठीक है। वो आपको विजुअल निमोनिक टेक्निक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी के वोकैब पढ़ाते हैं, और फ्रेजल वर्ब से पढ़ाते हैं, सारा अंग्रेजी वो पढ़ाते हैं, है ना। तो गैस इंजन यहाँ से याद रख लो। आपको जो इंग्लिश पढ़ोगे ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो हवा में आप उड़ रहे हो, इतना मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल मस्त क्लास में होते हैं डाइम्बीवाल सर के। तो यहीं से आप याद रख लो, डाइम्बलर जो है इन्होंने डिस्कवर किया था गैस, हवा के रिलेटेड, है ना। गैस इंजन की तरह बहुत ही जल्दी आपकी वोकैबुलरी भी वो कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको याद रखना डाइम्बीवाल सर या फिर डाइम्बलर और गैस इंजन, ठीक है। गैस इंजन की तरह ही हैं वो, आपको वोकैब पढ़वाते हैं निमोनिक टेक्निक्स के साथ। और 2 व्हीलर किसने डिस्कवर किया? देखो भाई, 2 व्हीलर जल्दी चलती है या 4 व्हीलर जल्दी चलती है? 4 व्हीलर तो वैसे ही ट्रैफिक में फंसी रहती हैं, है ना। तो अगर 2 व्हीलर है तो छोटी छोटी जगह से भी आप 2 व्हीलर को निकाल सकते हो। तो 2 व्हीलर ही जीता ना, तो 2 व्हीलर ही बहुत जल्दी काम किया। तो ऐसे जल्दी काम करने वाले कौन है? डाइम्बीवाल सर है जी डाइम्बलर। तो यहाँ से याद रख लोगे आप, है ना। डाइम्बीवाल सर जो वोकैब पढ़ाते हैं वो भी तो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं निमोनिक टेक्निक्स के साथ। तो 2 व्हीलर भी तो बहुत जल्दी चलता है, तो जी डाइम्बलर। तो राइडिंग कैरियज और क्या लिखा है? रिट वैगन। तो इसको क्या बोलते थे हम पहले? राइडिंग कैरियज बोलते थे या फिर रिट वैगन बोलते थे। वैगन लगा हुआ है तो ये गाड़ी के रिगार्डिंग ही होगी, है ना। कैरियज है, राइडिंग कैरियज गाड़ी के रिगार्डिंग, पता चल गया आपको। इकोसिस्टम किसने टर्म कोइन किया? ये एजी टांसली साहब ने इकोसिस्टम कोइन टर्म किया, ठीक है। इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम जो जहाँ पे हम बैठते हैं, इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं और वो जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये किसने डिस्कवर किया? एजी टांसले साहब ने, टांसले, है ना। इकोसिस्टम में अगर आप रह रहे हो तो आपको कभी ना कभी तो सन टैन होगी है कि नहीं होगी? है, बिल्कुल होगी है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा सन टैन्स होते रहते हैं और अभी तो उतना वास्ता भी नहीं लगता, है ना। तो इकोसिस्टम एजी टांसले साहब ने कोइन किया था ये टर्म। अब लिंकेज बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हाँ देखो भाई,
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो लिंक है ना, ये किसने डिस्कवर किया? ये मैक्सवेल साहब ने डिस्कवर किया। तो पहले भी हमने मैक्सवेल साहब के बारे में पढ़ रखे थे, मैंने आपको एग्जांपल दे दे के समझाया था कि एक व्हेल के अंदर अगर मैक्स नाम की गाड़ी आप ड्रॉप कर दो तो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट किसने डिस्कवर किया? मैक्सवेल साहब ने। यहाँ पे भी देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही तो है जो गाड़ी को व्हेल के अंदर खींच रही हैं, ग्रेविटी पुल कर रही हैं। वो क्या है? एक ग्रेविटी एक मैग्नेटिज्म की तरह ही तो है। और क्या प्रोड्यूस हो रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो लिंक है, अगर मैग्नेटिज्म नहीं होता या फिर ग्रेविटी नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या मैग्नेटिज्म काम करती? बिल्कुल ना करती, है ना। तो मैक्सवेल साहब ने ये लिंक दिया बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और बैटरी किसने डिस्कवर किया? वोल्टा साहब ने डिस्कवर किया। बैटरी से क्या निकलती है? सिर्फ करंट निकलती है क्या? वोल्टेज बिना का करंट क्या करोगे आप, है ना। करंट में वोल्टेज होना ज़रूरी है। तो बैटरी से जो वोल्टेज निकलती है, तो नाम यहीं से याद रख लेना आप। बैटरी वाज डिस्कवर्ड बाय वोल्टा, है ना। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टेनर ने, है ना। ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड आपके हाथ में कट हो गया या फिर आपके पैर में कट हो गया तो फिर ब्लड आपके गिरे ज़मीन पे, तो ज़मीन क्या हो जाएगी? लैंड क्या हो जाएगी? लैंड स्टेन होएगी कि नहीं होएगी? बिल्कुल स्टेन हो जाएगी। आपका ब्लड क्या काम कर रहा है? स्टेनर की तरह काम कर रहा है। किस चीज़ को स्टेन कर रहा है? ज़मीन को स्टेन कर रहा है। तो लैंड स्टेनर, है ना, यहीं से याद रख लेना आप। ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर किया था। वैसे इन्होंने कोई ब्लड डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर